नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोगों की चर्चा प्रैक्टिकल्स पर चल रही है और गुणात्मक विश्लेषण यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस में एसिड रेडिकल्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम बेसिक रेडिकल्स के परीक्षण टेस्ट्स हम लेबोरेटरी में किस तरीके से करते हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, परीक्षण किस तरीके से किया जाता है, इनकी सिद्धांत या थ्योरी किस पर आधारित है, किस तरह की रिएक्शंस इसमें देखने को मिलती है और क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इनके बारे में हम आगे की कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बेसिक रेडिकल्स जैसे आप सभी जानते हैं कि ये धन आयन वाले रेडिकल्स हैं। वो आयन्स जिन पर सामान्यतः ये धातु आयन्स हैं और धन आयन इन पर पाया जाता है, तो इन्हें हम धन आयन या क्षारीय मूलक कहते हैं और इनकी संख्या काफी अधिक है, तो इसलिए इनको क्लासिफाई करने के लिए या इनको वर्गीकरण करने की भी आवश्यकता पड़ी। तो ऐसी स्थिति में कुछ बेसिक रेडिकल्स जिनका परीक्षण हम लेबोरेटरी में करते हैं, उन बेसिक रेडिकल्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया और समूह बनाए गए और अलग अलग समूह में कुछ रेडिकल्स को रखा गया। इन रेडिकल्स के टेस्ट के समय, परीक्षण के समय हमें कुछ अभिकर्मों आवश्यक थे। उन अभिकर्मकों को हम समूह अभिकर्मक या ग्रुप रिएजेंट कहते हैं और सामान्यतः इन परीक्षणों में या इन ग्रुप रिएजेंट्स के द्वारा हम क्षारीय के मूलकों या बेसिक रेडिकल्स को किसी एप्रोप्रिएट एनायन के साथ मिलाकर उसका अवक्षेपण करते हैं। अर्थात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसका यहां पर काफी उपयोग किया जाता है। तो इस टेबल में आप देखिए, जैसे ये प्रथम समूह है, इस प्रथम समूह में 3 रेडिकल्स रखे गए हैं, लेड, सिल्वर और मरकरी। मरकरी काफी महंगा होता है, तो इसलिए सामान्यतः परीक्षणों में इसका कम प्रयोग लिया जाता है। सिल्वर भी महंगा होता है। तो इस ग्रुप में, प्रथम समूह में सामान्यतः लेड अधिक प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन इन सभी के लिए ग्रुप रिएजेंट या वो अभिकर्मक जिसके के द्वारा क्षारीय मूलकों को अवक्षेपित किया जाता है, वो ग्रुप रिएजेंट यहां पर डाइल्यूट HCl होता है और इस HCl के मिलाने से यहां से जो हमें क्लोराइड आयंस मिलते हैं, यानी नेगेटिव आयंस, ये धन आयनों के साथ, धन आयन कौन से हैं? क्षारीय मूलक हमारे लेड, सिल्वर और मरकरी, इनके साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड या लेड क्लोराइड या मरकरी क्लोराइड, इस तरीके के क्लोराइड्स बनाते हैं और ये सभी क्लोराइड्स अवक्षेपित हो जाते हैं। तो समूह अभिकर्मकों का मुख्य काम है धातु आयंस को किसी ऋण आयन के साथ मिलाकर अवक्षेपित करना और फिर उसकी पहचान करना। तो प्रथम समूह में 3 मुख्य रेडिकल्स हैं, लेड, सिल्वर और मरकरी, और इनका समूह अभिकर्मक है डाइल्यूट HCl। ये हमको ध्यान में रखना है कि कौन से ग्रुप का कौन सा रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट है। सेकंड समूह है, द्वितीय समूह में फिर यहां पर देखिए मरकरी है और लेड, ये यहां पर भी है, फर्स्ट ग्रुप में भी, और कई बार फर्स्ट ग्रुप में सही से प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता, तो ये सेकंड ग्रुप में भी
अवक्षेपित हो जाता है और वहां डिस्टर्ब करता है। मुख्य रूप से यहां पर बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम, ये 3 सेकंड ए ग्रुप में रखे गए हैं और सेकंड बी में आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन। टिन की यहां पर ये 2 वैलेंसीज हैं, क्योंकि ये +2 भी वैलेंसी शो करता है और +4 भी शो करता है। तो हमारे दिए गए मिश्रण में टिन +2 स्टेट में भी हो सकता है और +4 में भी हो सकता है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, ये 3 सेकंड बी के धनायन हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं, और इनके लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में H2S गैस। H2S गैस लेबोरेटरी में बनाई जाती है, कभी चर्चा करेंगे कैसे बनती है। डाइल्यूट HCl माध्यम में, यानी H2S गैस प्रवाहित करने से पहले हमें विलयन का माध्यम अम्लीय बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हम सामान्यतः एसिड प्रयोग में लाते हैं। तो यहां पर डाइल्यूट HCl प्रयोग में लाएंगे और HCl मिलाकर फिर उसमें हम H2S गैस प्रवाहित करेंगे। एक बात यहां पर स्पष्ट होनी आवश्यक है कि इन परीक्षणों को करने के लिए हमें एक मूल विलयन की आवश्यकता होती है, और वो मूल विलयन पारदर्शी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी प्रेसिपिटेशन की या अवक्षेपण की स्थिति हमको पता लगेगी, ऑब्जर्व हो पाएगी। नहीं तो अगर पहले से ही हमारा विलयन में कुछ अवक्षेप है या पारदर्शी नहीं है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई अवक्षेपण भी होता है तो हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए परीक्षण से पूर्व या समूह अभिकर्मक मिलाने से पूर्व हमारा विलयन स्वच्छ और पारदर्शी होना चाहिए। विलयन कैसे बनेगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो विलयन बनाकर उसमें HCl डालकर और H2S गैस प्रवाहित करें, तो यहां पर जो सल्फाइड आयंस हमको मिलते हैं वो सल्फाइड आयंस इन धातु आयनों के साथ मिलकर इनके सल्फाइड्स बना देते हैं, और ये सभी सल्फाइड्स अवलेय हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, और इनके रंग से हम इनकी कुछ पहचान कई बार कर पाते हैं। जब इनके परीक्षण के बारे में बात करेंगे तब इस बारे में और चर्चा करेंगे। तो यहां पर सेकेंड ग्रुप में हमारा ग्रुप रिएजेंट है HCl की उपस्थिति में H2S, या कह दीजिए अम्लीय माध्यम में H2S गैस। H2S गैस से हमें सल्फाइड आयंस मिलते हैं, और HCl हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो H2S गैस का आयनाइजेशन कंट्रोल करता है, सिर्फ उतने ही सल्फाइड आयंस देता है जितने की इनके प्रेसिपिटेशन की सेकेंड ग्रुप के धन आयनों के अवक्षेपण के लिए आवश्यक है। HCl में H आयंस हैं, H2S में भी H आयंस हैं, तो HCl के H आयंस की उपस्थिति के कारण H2S का आयनाइजेशन कम हो जाता है और कम सल्फाइड आयंस हमको प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उस सेकंड समूह के धन आयनों के सल्फाइड्स ही अवक्षेपित हो पाते हैं। तो इसलिए अम्लीय माध्यम में हम H2S गैस से प्रवाहित करते हैं। ये सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है। तृतीय समूह में, थर्ड ग्रुप में 3 मुख्य रेडिकल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम, और यहां पर ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना है कि जिसकी उपस्थिति लिखी गई है वो आयन पहले डाला जाएगा और उसके बाद हमें दूसरा रेडिकल ऐड करना है। अर्थात अमोनियम क्लोराइड पहले डालेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि उसकी उपस्थिति में, अर्थात वो पहले होना चाहिए। तो अमोनियम क्लोराइड हम पहले डालेंगे और ठोस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर डाला जाता है,
और आधिक्य में यानी एक्सेस में थोड़ा लिया जाता है, तो ठोस सोडियम क्लोराइड डालकर एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाला जाता है। तो यहां पर भी देखिए अमोनियम क्लोराइड होने के कारण अमोनियम आयंस भी मिलेंगे और क्लोराइड आयंस भी मिलेंगे, और यहां भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम आयन भी मिलेगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी मिलेगा। लेकिन दोनों जगह पर अमोनियम होने के कारण अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन कुछ कम हो जाएगा, कम हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे और सिर्फ तृतीय समूह के धन आयनों के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड्स, ये ही अवक्षेपित हो पाते हैं। इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है इन हाइड्रोक्साइड आयंस का दूसरे हाइड्रोक्साइड आयंस की अपेक्षा, इसलिए ये हाइड्रोक्साइड आयंस यहां पर अवक्षेपित हो जाते हैं। चौथे समूह में जिंक, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट, ये 4 रेडिकल से धन आयन रखे गए हैं। यहां पर गुप्त रिएजेंट है अमोनिया युक्त माध्यम। अमोनिया युक्त माध्यम से तात्पर्य अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही है, अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति, और एक्सेस में होनी चाहिए, अर्थात इतना अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो कि उसमें अमोनिया की स्मेल आ रही हो, गंध आ रही हो, और फिर हम उसमें H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहां पर भी HCl की उपस्थिति में H2S था और यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S है। यहां पर अम्लीय माध्यम में, यहां पर क्षारीय माध्यम है। तो अंतर क्या है? यहां पर अम्लीय माध्यम में कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से H2S गैस का आयनाइजेशन कम हो जाता है, और यहां पर अमोनिया होने के कारण, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण उसका OH और H2S का H ये पानी बना देते हैं, तो उस कारण से H2S गैस का आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है और हमें अधिक सल्फाइड आयंस प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में उन आयंस का अवक्षेपण हो जाता है जिनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अधिक है। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम जानते हैं सबसे पहले उनका ही अवक्षेपण होता है जिनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है। तो सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके या कम ज्यादा करके हम सेकंड या फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड्स को अवक्षेपित कर पाते हैं। यहां पर हम कंट्रोल करते हैं तो सिर्फ सेकंड ग्रुप के ही अवक्षेपित होते हैं, तो यहां पर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं सल्फाइड आयंस की। यहां ऐसी स्थिति में चौथे समूह के सल्फाइड्स अवक्षेपित होते हैं। पांचवें समूह में बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ये 3 रेडिकल्स हैं। यहां पर रिएजेंट है अमोनिया युक्त यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट, और कार्बोनेट मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में बेसिक रेडिकल्स बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स अवक्षेपित होते हैं। ये अपने ध्यान रखना है कि हम जो यहां पर हमें एनायन मिलेगा यानी नेगेटिव पार्ट मिलेगा, वो हमारे बेसिक रेडिकल्स जो कि धनायन है उनके साथ मिलकर एक ऐसा लवण बनाएंगे जो कि अवलेय होगा और इसलिए वो अवक्षेपित हो जाएगा। 6th ग्रुप में मैग्नीशियम है सिर्फ, जिसका हम परीक्षण करते हैं, और इसके लिए ग्रुप रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से 6 समूह में इसको बांटा गया है। 7वां एक समूह अलग से है जिसको शून्य समूह भी कई बार कह देते हैं, 7वां समूह भी कह देते हैं। तो यहां पर सिर्फ अमोनियम रेडिकल को रखा गया है और इसका परीक्षण हम अलग तरीके से करते हैं, सबसे पहले करते हैं, और इसके बाद बचे हुए रेडिकल्स इन 6 समूहों में वर्गीकृत किसी
एक या दो से अधिक जितने भी क्षारीय मूलक की पहचान करने के लिए आपको कहा गया है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि एक क्षारीय मूलक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी। तो कितने क्षारीय की मूलकों की हमें पहचान करनी है, यह भी हमें ध्यान में रखना है। ये जो क्रम है 1 से लेकर 6 तक, हमें इसी क्रम में परीक्षण करना होता है, यानी सीधे 5वें या सीधे छठे या सीधे तृतीय समूह का परीक्षण नहीं करेंगे। पहले समूह से परीक्षण करना प्रारंभ करते हैं और छठे समूह तक हम परीक्षण को करते हैं और एक एक करके बेसिक रेडिकल्स हमको प्राप्त होते रहते हैं। और ये परीक्षण तब तक किए जाते हैं जब तक कि हमें उतने भास्मीय मूलकों की पहचान हम नहीं कर पाते जितनी कि हमें करने के लिए कहे गए हैं। तो ये एक क्रमबद्ध परीक्षण बेसिक रेडिकल्स के लिए हमें करना होता है, पहले समूह से लेकर और छठे समूह तक के लिए। तो ये कुछ ग्रुप रिएजेंट्स हैं अलग अलग समूह के, जिन्हें हमें ध्यान में रखना है कि कौन से समूह के लिए ग्रुप रिएजेंट क्या है और जो आयंस बेसिक रेडिकल्स हैं उनके कौन से लवण अवक्षेपित होंगे। कुछ लवण जो अवक्षेपित होते हैं वो रंग लिए हुए होते हैं, कलर्ड होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी पहचान करना हमारे लिए प्रथम स्तर पर ही आसान हो जाता है और फिर उसके बाद उनके कंफर्मेटिव टेस्ट करके हम उनको कंफर्म कर पाते हैं।